ओके, क्या स्टार्ट किया था हम लोगों ने? सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया था? ECIPL स्टार्ट किया था। उसमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आया? पहले 1986 में आया था और फिर उसके बाद चेंज हो गया 2019 में। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई से कि लॉ जो होते हैं दे आर एवर चेंजिंग। कोई भी लॉ कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे आपके मॉड्यूल्स चेंज होते रहते हैं। ये पता है आपके मॉड्यूल्स का अपडेटेड वर्जन आ गया है, तो अब जिनके पास पुराने मॉड्यूल्स है फिर वो पुराने हो गए। यानी जिनके पास एक समय पे नए मॉड्यूल हुआ करते थे, आज नए मॉड्यूल्स के आने से वो मॉड्यूल अब क्या हो गए हैं? पुराने। ठीक है, तो अब जो भी आपको कंटेंट मिलेगा अगर उसमें कुछ डिफरेंस मिले तो हो सकता है वो डिफरेंस हो क्योंकि मॉड्यूल अपडेट हुए हैं। ओके, तो हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हो। चलिए फाइन, तो हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसके वेलफेयर के लिए बनाया गया है? कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो भी चीजें परचेज करते हैं, उसमें अगर उनके साथ कुछ अनफेयर होता है, कुछ गलत होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए अमेंड किया गया। ओके, हम लोग ने इसमें इसका प्रियम्बल देखा था, एक दो केसेस देखे थे, ये होमवर्क दिया था हमने रीड करने को, ऐसा हमें दिख रहा है। पढ़ा था, समझ नहीं आया होगा, बस इसीलिए होमवर्क देना था। अच्छा, किसने किसने रीड किया था ऑनेस्टली बताओ? वेरी गुड। और किसको किसको समझ नहीं आया? वेरी गुड, फिर ठीक है, समझ नहीं आया फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये वैसे भी आपके समझ में इसलिए नहीं आना था क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की लाइंस हैं। ठीक है, जज कभी भी सिंपल लैंग्वेज में नहीं बोलेगा। सोच के देखो, अगर जज सिंपल लैंग्वेज में बोलने लग जाएगा फिर जज किस बात का? तो ये जितना भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है ये सब क्या है? जजमेंट्स हैं। तो एज सच हमें इनको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक बार रीड करने के लिए इसलिए दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या है। कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आना है। ओके, एज सच नथिंग इंपॉर्टेंट। हम लोग ने स्टार्ट करे थे, यहां से इंपॉर्टेंट है चैप्टर, हम लोग ने स्टार्ट करी थी इसकी डेफिनेशंस, और डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी? कंप्लेनेंट की। कंप्लेनेंट मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो पर्सन कंप्लेन कर रहा है वो कौन होता है? कंप्लेनेंट। ठीक है, देखिए कंप्लेनेंट मींस कौन कौन लोग थे इसमें? कंज्यूमर था, फिर वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन थी, फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट था, फिर सेंट्रल अथॉरिटी थी, फिर वन और मोर कंज्यूमर्स थे, फिर डेथ के केस में लीगल एयर्स और माइनर के केस में गार्जियन। ये सब लोग क्या कहे जाते हैं? कंप्लेनेंट। यानी अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो इनमें से कोई भी पर्सन कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन थी। आई थिंक नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कंप्लेन, यहां से शुरू करना है। ओके, कंप्लेन का मतलब क्या हुआ? बचपन से बहुत कंप्लेन करी है आपने, है ना? कंप्लेन मतलब शिकायत। ओके, ये हिंदी वर्जन हुआ इसका। ओके, देखिए कंप्लेन का बेसिक मतलब हुआ हमारे साथ जो भी गलत हुआ या हमारे साथ जो भी अनफेयर हुआ, अगर हम उसकी एक शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? कंप्लेन। अब कंप्लेन के कुछ एसेंशियल फीचर्स होते हैं, जैसे कंप्लेन मींस, इंपॉर्टेंट लाइंस देखना, कंप्लेन मींस एनी एलिगेशन इन राइटिंग। सबसे पहली चीज एलिगेशन। एलिगेशन मतलब इल्जाम लगाना, हम किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। कैसे होना चाहिए वो? इन राइटिंग। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अगर आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो कंप्लेन किस फॉर्म में होनी चाहिए? रिटन फॉर्म में। अगर वो कंप्लेन ओरल फॉर्म में है तो हम उसे कंप्लेन कंसिडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहला फीचर क्या हो गया? एलिगेशन इन राइटिंग होनी चाहिए, मेड बाय अ कंप्लेनेंट। किसने करी होनी चाहिए? कंप्लेनेंट ने। और बताओ कंप्लेनेंट कौन थे? ये सारे लोग जो ऊपर पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले एलिगेशन इन राइटिंग होता है, मेड बाय अ कंप्लेनेंट, सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ। कह रहे हैं किसी भी कंप्लेन में लास्ट में रिलीफ होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंप्लेन फाइल करी, आपको याद है लास्ट टाइम पे हमने आपको चॉकलेट खिलाई थी, टेस्टी थी ना? बहुत टेस्टी थी। क्या निकला था उसके अंदर से? ये याद है आपको, है ना? टेस्ट भी याद है, आपकी शक्ल बता रही है। ओके, तो हमने आपको चॉकलेट दी, उसमें छिपकली निकली, आपको टेस्ट आ गया, मतलब आपको अनफेयर लगा और आपने कंप्लेन करी। ठीक है, कंप्लेन हम क्या फाइल करते हैं? हम कंप्लेन ये फाइल करते हैं कि भाई देखिए हमने इनकी शॉप से एक प्रोडक्ट खरीदा
वो प्रोडक्ट गलत था या वो प्रोडक्ट खराब था, अब हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको सजा दीजिए और हमको कॉम्पनसेशन दिलवाइए। ये जो आपने लास्ट की लाइन लिखी है, इसी को क्या कहा जाता है? रिलीफ। हम कोई भी कंप्लेन करते हैं, बचपन से आपने किसी बच्चे की कंप्लेन करी, ये बच्चा हमको मार रहा है इसलिए आप इसे पनिश करिए, ये जो लास्ट की लाइन है ना, आप इसे पनिश करिए, ये क्या है? रिलीफ। अच्छा ऐसे सोच के देखिए, आपने कंप्लेन करी, ठीक है, कि मैम ने हमको एक चॉकलेट खिलाई, उस चॉकलेट में छिपकली थी, हमारे साथ बड़ी दिक्कत हो गई, नुकसान कर गया, लेकिन आप उनको सजा मत दीजिएगा, दिल की वो अच्छी ही है, फिर पढ़ाना भी उन्हीं को ही है ना? क्या ये कंप्लेन होगी? क्यों? रिलीफ नहीं है। कोर्ट कहेगा तो हमें क्यों बता रहे हो? आपने कहा इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, अन्याय किया, हमारा नुकसान हो गया, ये हो गया, लेकिन आप इनके साथ कुछ मत करिएगा, इनको सजा मत दीजिएगा, कॉम्पनसेशन की हमें जरूरत नहीं है। तो जब आप रिलीफ ही नहीं मांग रहे हैं तो कंप्लेन किस बात की? ओके आप देखिए, हम लोगों ने पिक्चरों में सुना है ना, लास्ट लाइन होती है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये लाइन सुनिए, ये जो सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये क्या है? रिलीफ। किसी भी कंप्लेन में रिलीफ होना जरूरी है। अगर आपकी कंप्लेन में रिलीफ नहीं है तो उसको कंप्लेन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कंप्लेंट की डेफिनेशन में देखो 3 मेन एलिमेंट्स हो गए। फर्स्ट क्या है? एलिगेशन इन राइटिंग होना चाहिए। कौन कर रहा होगा? ये कंप्लेनेंट कर रहा होगा। एंड थर्ड, किस पर्पज से? फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग रिलीफ। अब देखो लॉ की लैंग्वेज क्या है, जरूरी नहीं है आपको एज इट इज ये लाइन लर्न करनी है, लेकिन ये 3 पॉइंट्स लर्न कर लिए और इसी को जब आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट लॉ की लैंग्वेज बन जाएगी। एलिगेशन इन राइटिंग, अगर कंप्लेंट की डेफिनेशन आई, डिफाइन कंप्लेंट एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और आपने ये वर्ड यूज करा, इट इज एन एलिगेशन इन राइटिंग, वो समझ जाएगा कि आपने एक्ट की लैंग्वेज लिखी है। वर्ड्स, हमें की वर्ड्स पे ध्यान देना। जो एक बेसिक प्रॉब्लम आती है ना, हम लॉ की लैंग्वेज नहीं लिख पा रहे। अब इसी चीज को एक बच्चा याद किया, उसने एलिगेशन इन राइटिंग नहीं याद है। अब वो सारी चीजें, कंप्लेंट मीन्स एन इंफॉर्मेशन गिवन इन राइटिंग, अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग, कुछ भी लिख दो, समझ में आ जाएगा बंधा हुआ आंसर है। बंधा हुआ आंसर समझते हैं? बंधा हुआ आंसर नहीं समझते? बीकॉम नहीं दिया क्या अभी तक? जब आप बीकॉम का एग्जाम दे देंगे तो आपके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी, किसी भी ना आने वाले क्वेश्चन को 2-4 पन्नों में कैसे लिखा जाता है। जो बच्चे बीकॉम कर चुके हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को कि इसी बात की वो डिग्री है ना, कि हमें क्वेश्चन नहीं आता। कितने लोगों ने अभी तक बीकॉम का एक भी पेपर नहीं दिया? हाँ, तभी आप इतने मासूम बने हुए हैं। ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं बेटा, बाहर तो बहुत वैल्यू है। ठीक है, इवन आपको पता है बाहर के जो बच्चे हैं, एक बच्ची थी पुणे की, वो यहाँ पर है, उसने जब यहाँ बीकॉम देखा वो बड़ी परेशान हो गई। वो कह रही ये क्या चल रहा है, हमारे यहाँ तो बीकॉम में पास होने में दिक्कत हो जाती है, बाहर की यूनिवर्सिटीज में इवन बीकॉम ग्रेजुएशन इज टफ। तो उसको लगा यहाँ तो ऐसे ही मिल रही है डिग्री। ठीक है, तो इसलिए वो बना हुआ आंसर हम प्रोफेशनल एग्जाम्स में कंसिडर नहीं करते। तो अगर एग्जैक्ट वर्ड आपने लिखे, इट इज एन एलिगेशन इन राइटिंग मेड, अब नॉर्मल बच्चे ने लिखा मेड बाय अ पर्सन, पर्सन नहीं, मेड बाय अ कंप्लेनेंट, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया आपने, ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो गए, बस यूज करने हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ। अगर ये 3 चीजें हैं तो उसको हम क्या मानेंगे? कंप्लेन। नाउ किस चीज की कंप्लेन कर रहा है, वो ये पॉइंट्स हैं। 3 चीज पहले आ गई, एलिगेशन इन राइटिंग होना चाहिए, मेड बाय अ कंप्लेनेंट इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ, और किस चीज की कंप्लेन कर रहा है, देखो वो ये सारे पॉइंट्स। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ेंगे, बताना समझ में आए कि नहीं। फर्स्ट, एंड अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय द ट्रेडर। भले ही आपको ये मतलब नहीं पता अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, लेकिन क्या ये लाइन पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ गलत हो रहा है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी वो जो सेलर है, वो जो दुकान वाला, उसने हमारे साथ क्या किया? कुछ अनफेयर किया, कुछ गलत किया। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आगे दी हुई है। पूरे एक्ट में, लॉ में एक बेसिक मतलब समझो, जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है वो डिफाइंड होगा। ओके, इस पूरी लाइन में आपको समझ में आया कुछ अनफेयर तो हो रहा है, लेकिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किसको माना जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस किसको माना जाएगा, इसकी डेफिनेशन अभी आगे दी हुई है। ठीक है, तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए फर्स्ट पॉइंट पे समझते हैं कि अगर सेलर ने हमारे साथ कुछ अनफेयर किया है, कोई गलत प्रैक्टिस करी है, तो हम उसके खिलाफ क्या फाइल कर सकते हैं? कंप्लेंट। सेकेंड, बताओ सेकेंड क्या है? द गुड्स बॉट बाय हिम और अग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स। इसमें क्या दिक्कत है? जो गुड्स हमने खरीदे हैं उसमें क्या है? डिफेक्ट है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी? जो पढ़ चुका है वो आंसर नहीं देगा, ठीक है? हाँ, अब बताओ। डेफिशिएंसी मीन्स लैक ऑफ समथिंग एंड डिफेक्ट मीन्स नॉट एप्रोप्रिएट। अच्छा, जो हमने आपको चॉकलेट दी थी जिसमें छिपकली निकली थी मरी वाली, ठीक है, वो डिफेक्ट है कि डेफिशिएंसी? क्यों आप कह रहे हैं कमी थी, जिंदा होती तो हम खा लेते, मरी थी तो दिक्कत हो गई। अच्छा, वो डिफेक्ट है, डिफेक्ट है। अच्छा, आप किसी होटल में गए, ठीक है, वहां प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिली आपको, ठीक है, रूम में गर्म पानी नहीं मिला, सामान आपने रखा चोरी हो गया, ठीक है, बहुत दिक्कत है, एसी नहीं चल रहा था, तो वो डिफेक्ट है उनके यहाँ का। क्या फर्क है दोनों में? डिफेक्ट जो होता है वो गुड्स में होता है और डेफिशिएंसी जो होती है वो सर्विसेज में होती है। तो गुड्स हमारे डिफेक्टिव होते हैं और डेफिशिएंसी होगी सर्विसेज में। ओके, तो जो भी गुड्स हैं उन गुड्स में अगर किसी भी तरीके की खराबी है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? डिफेक्ट। और हम लोग कहते हैं सर्विसेज में कमी रह गई, सर्विसेज में कमी रह जाने का मतलब क्या हो गया? डेफिशिएंसी। तो आपने जो गुड्स खरीदे हैं वो अगर डिफेक्टिव हैं या आपने जो सर्विसेज ली हैं उनमें अगर कोई डेफिशिएंसी है तो इस चीज की भी हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो देखो, कंप्लेंट की डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, पहली लाइन में क्या लिखा था? इट इज अ एलिगेशन मेड इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ। ठीक है, किस चीज के लिए कंप्लेंट है? फर्स्ट, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है। सेकंड, जो गुड्स हमने परचेज करे हैं दे आर डिफेक्टिव। थर्ड, जो सर्विसेज हमने ली हैं दे आर डेफिशिएंट। ओके, अब बताओ फोर्थ क्या है? अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हैज चार्ज्ड फॉर द गुड्स और फॉर द सर्विसेज मेंशन्ड इन द कंप्लेंट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ द प्राइस फिक्स्ड बाय द लॉ displayed on the goods और displayed on the price list। बताओ यहां क्या गलत किया उसने? हाँ, ध्यान से पढ़ के बताओ उसने क्या गलत करा? यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज किया। कह रहे हैं गुड्स में जो प्राइस लिखा था या उस चीज का जो प्राइस होना चाहिए उससे वो ज्यादा चार्ज कर रहा है। हम लोग की एक आदत है, हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हम लोग उसकी एमआरपी चेक करते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप एक पेन खरीदने गए, आपने एमआरपी देखा, उसमें 5 रुपए लिखा हुआ था और दुकान वाला आपको 6 रुपए का दे रहा है, आप तुरंत उससे क्या बोलेंगे? एमआरपी तो 5 की, हम 6 क्यों दें? और एक बात बताओ, वाइस वर्सा, मतलब उस पेन की एमआरपी लिखी थी 5 रुपए, वो कह रहा है ये 3 रुपए का है, अब कुछ बोलोगे? चुपचाप निकल जाओगे वहां से लेके, है ना? कितने अनफेयर हम लोग भी हैं। कम पे दे रहे हो तो मुझसे पूछते भी नहीं है कि भैया एमआरपी तो इतनी है, तुम कम का कैसे दे रहे हो, है ना? नहीं। और अगर 1 रुपए छोड़ो 50 पैसे ज्यादा मांग रहा है, वो लड़ जाएंगे, एमआरपी ज्यादा कैसे, है ना? सो बेसिकली एमआरपी दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, जो भी प्राइस या तो लॉ ने उसका फिक्स किया है, लॉ ने फिक्स किया है, मतलब जैसे गुड्स लाइक पेट्रोल, लाइक गैस, इन सब के प्रोडक्ट्स प्राइसेस कौन फिक्स करता है? लॉ। अब पेट्रोल ने गवर्नमेंट ने अगर फिक्स किया है कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, अब अगर कोई महंगा देगा तो हम सब ये तो जरूर बोल देंगे, अरे तुम महंगा कैसे दे रहे हो, 100 रुपए का रेट चल रहा है, ठीक है? तो कोई रेट से महंगा दे रहा है, गुड्स में जो प्राइस लिखा है उससे महंगा दे रहा है, या उसकी जो प्राइस लिस्ट है, आप रेस्टोरेंट में गए, उसने आपको वो मेन्यू दिया, वहां लिखा हुआ था बर्गर 50 रुपए, ठीक है, देख के आपने ऑर्डर कर दिया, जब बिल आया तो 500 का आया, आपने कहा ये कैसे हो गया? उसने कहा वो सो सॉरी, वो 0 मिसिंग था। अब बताइए क्या करेंगे? देंगे 500? नहीं ना। क्यों? आप क्या कहेंगे? लड़ जाएंगे, ऐसे कैसे मिसिंग, 500 थोड़ी ना देंगे। यानी उसने प्राइस लिस्ट में जो लिखा है, अपने यहाँ जो पब्लिश किया है, गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया है, या उस प्रोडक्ट में जो प्राइस लिखा है उससे ज्यादा अगर कोई सेलर चार्ज कर रहा है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट। ओके, तो कंप्लेंट में सबसे पहले क्या हुआ था? कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा था वो। सेकंड, उसके गुड्स में कुछ डिफेक्ट था। थर्ड, सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी थी। फोर्थ, प्राइसेस वर चार्ज, द प्राइसेस व्हिच वर चार्ज वर एक्सेस। किसके एक्सेस में थे? जो लॉ ने फिक्स किए हो, गुड्स में डिस्प्लेड हो, या फिर प्राइस लिस्ट में मेंशन हो। ओके, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ में क्या गड़बड़ था? द गुड्स विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी। बताओ, जो हैजार्डस गुड्स होते हैं जैसे केमिकल वगैरह होते हैं, आपने देखा है ये जब आप खरीद के लाते हैं तो इसके साथ कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, या तो वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन उसी पैकेज में लिखे होते हैं, और कई बार लेट से आपने मेडिकल स्टोर वाले से कोई केमिकल खरीदा, ठीक है, या कोई एक हैजार्डस चीज खरीदी,
तो या तो उसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है और या वो अलग से बताता है कि भैया इसको ऐसे नहीं ऐसे यूज करना। आपने वो हैजार्डस केमिकल खरीदा लेकिन उसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। आप फिनाइल खरीद के लाए, उसमें लिखा रहता है, अगर आप ध्यान से देखो, नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। आपने देखा देखने में तो मिल्क जैसा लग रहा है, व्हाइट कलर का, लाओ ट्राई करें चाय इसकी कैसे बनती है, ठीक है। अगर उसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए थे और उसने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए तो यहां पर गलती किसकी मानी जाएगी? सेलर की। ओके, ये भी एक अनफेयर प्रैक्टिस है। कह रहे हैं द गुड्स विच आर hazardous to life and safety when used are being offered for sale to the public in contravention of standards relating to safety. Contravention of standards relating to safety मतलब जो safety standards है वो उसने follow नहीं किया। Let's say वो chemical इतना dangerous था कि उसके लिए एक special type of glass bottle allowed थी, सिर्फ ग्लास की बोतल में केमिकल रखा जा सकता था, लेकिन उस सेलर ने पैसे बचाने के चक्कर में क्या किया? प्लास्टिक की बोतल में केमिकल रख दिया। अब जब प्लास्टिक की बोतल में उसने केमिकल रखा तो ऑब्वियसली वो प्लास्टिक की बोतल गल जाएगी, खराब हो जाएगी। यहाँ गलती किसकी मानी जाएगी? सेलर की। यानी सेलर को जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए थे वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस उसने फॉलो नहीं करे, तो भी हम उसकी क्या कर सकते हैं? कंप्लेन। या फिर where the trader knows that the goods offered are unsafe to the public, अगर आपको पता था कि ये गुड्स अनसेफ हैं तो आपको वो डिलीवर नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने वो लोगों को बेच दिया तो यहाँ हम उसकी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कितने पॉइंट्स हो गए कंप्लेन के? पहला उसने क्या किया? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी। सेकंड क्या किया? गुड्स डिफेक्टिव दिए। थर्ड, सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी। फोर्थ, एक्सेस प्राइस चार्ज कर लिया। फिफ्थ, हैजार्डस गुड्स उसने सेल करे विदाउट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एनी डाउट? सिक्स्थ में देखो क्या हुआ? द सर्विसेज विच आर हैजार्डस और लाइकली टू बी हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी टू द पब्लिक व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड बाय द पर्सन who provides any service and who knows it to be injurious to life and safety. What is the difference between fifth point and sixth point? वही तो है hazardous। ध्यान से देखो, सब लोग ढूंढो पहले, what is the difference between fifth point and sixth point? हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज। फिफ्थ पॉइंट में किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स की। और सिक्स में किसकी बात कर रहे हैं? सर्विसेज की। आप ब्यूटी पार्लर चले गए, ठीक है, उसने कहा ये बहुत बढ़िया वाला क्रीम आई है, आप लगाएंगे तो एकदम बढ़िया लगने लग जाएंगे, ठीक है, बट दैट क्रीम वाज इंजूरियस, ठीक है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कुछ कुछ स्किन को सूट नहीं करते। अब ये उनकी ड्यूटी थी आपको क्लैरिफाई करना कि भाई आप इसको यूज ना करिए, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने आपको ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए फिर भी आपको वो क्रीम अप्लाई कर दी जिससे आपको प्रॉब्लम हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं? कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एनी डाउट? ओके। एंड लास्ट वन, अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन लाइज। ये वाला जो पॉइंट है ये अभी के लिए छोड़ दो, ये पूरा एक टॉपिक है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, ये हम इसी चैप्टर में डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। दो डेफिनेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। कौन से एक्ट की दो डेफिनेशन पढ़ी है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहली डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी? कंप्लेनेंट। कौन कौन था कंप्लेनेंट? कंज्यूमर, कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, वन और मोर कंज्यूमर, डेथ के केस में लीगल एयर्स, माइनर के केस में गार्जियन, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन कौन सी पढ़ी? कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट में फर्स्ट लाइन में क्या क्या चीजें थी? एलिगेशन मेड इन राइटिंग बाय द कंप्लेनेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रिलीफ। फॉर किस पर्पस के लिए? फर्स्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर दी, डिफेक्टिव गुड्स दे दिए, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, प्राइसेस चार्ज वर एक्स्ट्रा, और अगले दो हैजार्डस गुड्स एंड हैजार्डस सर्विसेज। इनमें से कुछ भी हुआ है तो हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एनी डाउट? इजी लग रहा है चैप्टर? टफ तो नहीं लग रहा? पक्का? आप कह रहे हैं वो तो वक्त ही बताएगा, है ना। हाउ टू मेक अ कंप्लेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कंप्लेन कैसे फाइल करी जाए? एवरी कंप्लेन फाइल, ओके, हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक 3 टायर क्वाजी जुडिशियल मशीनरी है। क्वाजी जुडिशियल का मतलब जिनको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट मतलब जब भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई कंप्लेन फाइल करनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? कंज्यूमर कोर्ट के पास जाते हैं। ये कंज्यूमर कोर्ट इसी एक्ट के अंडर बनाए गए हैं। क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल का मतलब क्या हो गया? पार्शियली जुडिशियल। ये काम तो कोर्ट वाला करेंगे लेकिन ये एक्चुअली कोर्ट्स नहीं होते,
ठीक है, काम कोर्ट वाला करेंगे, इनके पास कंप्लेन जाएगी, ये फैसला सुनाएंगे, डिसीजन देंगे, लेकिन ये एक्चुअली कोर्ट नहीं होते, ये हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होते। इस ऐसी अथॉरिटीज को क्या कहा जाता है? क्वाजी जुडिशियल। और 3 टायर मशीनरी मतलब 3 लेवल्स पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। ओके, तो सबसे पहले कह रहे हैं जो भी कंप्लेन फाइल होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, वो किसके पास फाइल करेंगे हम? या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, या तो स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब ये इनका पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। व्हाट इज पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन? मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन। जो छोटी वैल्यू के केसेस होते हैं वो किसके पास जाते होंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। उससे ज्यादा रेंज के केसेस होते होंगे वो स्टेट के पास, और जो उससे ज्यादा रेंज के होते होंगे वो नेशनल के पास। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंप्लेन का वैल्यू कितना है, अमाउंट कितना है, वो केस इनमें से किसी एक के पास जाएगा। ठीक है, अब कैसे जाएगा? ऑब्वियसली सरकार का कोई भी काम करने के लिए साथ में क्या लेके जानी पड़ती है, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होता। ठीक है, कह रहे हैं अगर आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो धनराशि लाना बहुत जरूरी है, फीस लेके जाइएगा इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन अ नेशनलाइज्ड बैंक थ्रू अ क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर। कुल मिला के कह रहे हैं फीस पे होगी। उसके बाद कंप्लेनेंट यानी कि आपका नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। बताओ ये ऑपोजिट पार्टी कौन हुई जिसके खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं? ठीक है, फैक्ट्स रिलेटिंग द कंप्लेन, आपकी कंप्लेन क्या है? ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी इन सपोर्ट ऑफ एलिगेशन। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल के पास कंप्लेन फाइल करनी है। कंप्लेन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? फीस लेके जानी होगी। आपको अपने पूरे डिटेल्स देने होंगे, उनके पूरे डिटेल्स लिखने होंगे, फैक्ट लिखना होगा कि क्या गलत हुआ है आपके साथ, और उसके साथ साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। ये सारी चीजें जब आप सबमिट कर देंगे तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है, अभी तक 2 डेफिनेशन हुई है कि 3? पक्का 2? कौन कौन सी? कंप्लेनेंट एंड कंप्लेन। ठीक है, अब देखो तीसरी डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी आ गई? कंज्यूमर। कह रहे तीसरी डेफिनेशन है कंज्यूमर की। अब बताओ कंज्यूमर कौन हुआ? जो कंज्यूम कर रहा है ना। हमने आपसे पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? जो परचेज कर रहा है वो कस्टमर है, और जो ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कस्टमर पे लगता है कि कंज्यूमर पे? कंज्यूमर पे। वो बात अलग है, कस्टमर एंड कंज्यूमर कैन बी वन एंड द सेम पर्सन। आपने खरीदा, आपने खा लिया, कंज्यूमर। हमने खरीदा, आपको दे दिया, हम कस्टमर, आप कंज्यूमर। हम कंप्लेन नहीं कर सकते। कंप्लेन कौन कर सकता है? कंज्यूमर। तो देखो कंज्यूमर कौन हुआ? फर्स्ट, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। मार्क करते जाना पॉइंट्स। कह रहे हैं बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन। कह रहे हैं गुड्स खरीद रहा है किस लिए? कंसिडरेशन के अगेंस्ट। मतलब अगर हमने फ्री में कोई चीज ली है तो क्या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंज्यूमर हुए? बताइए, हुए कि नहीं हुए? अच्छा एक बात बताइए, हमने चॉकलेट खरीदी आपको गिफ्ट करने के लिए, ठीक है, हमने खरीद ली और आपको दे दी, आपकी चॉकलेट में वो छिपकली निकल आई, क्या आप कंप्लेन कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? ये तो कह रहे हैं कि कंप्लेन तभी हो सकती है जब हमने उसका प्राइस पे किया हो, लेकिन आपने तो प्राइस नहीं पे किया ना, आपने तो फ्री में ली थी। कह रहे हैं बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, यानी पैसे दे के कोई सामान खरीदा है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। बिना पैसे दिए कोई सामान खरीदा है, फ्री में आपको कोई चीज मिल गई, वो डिफेक्टिव थी, कंप्लेन कर सकते हैं? नो। पैसे देके कोई सामान खरीदा है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। अब हमने आपसे पूछा, हमने चॉकलेट खरीदी आपके लिए और आपको गिफ्ट दे दी, आपके पास वो चॉकलेट आई, वो डिफेक्टिव थी, क्या आप कंप्लेन कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू से हाँ हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छे से हाथ उठाओ। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कम ऑन। उसमें कुछ लिखा नहीं है, कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। क्यों? कंसिडरेशन आपने कहा पे करा, आपके लिए तो फ्री था। हाँ, इस लाइन से वैसे कोई मतलब है नहीं, बट ठीक है, इनडायरेक्टली आंसर लग रहा है। और बताओ क्यों? क्यों कर सकते हैं, क्यों नहीं? अच्छा, किसी को लग रहा है कि नहीं कंप्लेन नहीं कर सकते? सबको लग रहा है कर सकते? गलत तो हुआ, छिपकली तो आई है ना।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बनाए। दूसरी चीज, भले ही कंसिडरेशन आपने पे नहीं करी, लेकिन आपके बिहाफ पे हमने पे करी है। अगर हमने आपको गिफ्ट किया है तो आपका खर्चा हुआ, मेरा खर्चा हुआ, खर्चा तो हुआ, हम तो खरीद के लाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमने परचेज करी और आपको दी, वो आपके लिए गिफ्ट था, लेकिन दुकान वाले को तो पैसे मिले ना उस चीज के, भले ही हमने दिए हो या आपने दिए हो। सो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्री, इसको फ्री नहीं माना जाएगा। हमने खरीद के गिफ्ट कर दिया तो पैसे हमने दिए, भले ही कंसिडरेशन आपने दी हो या हमने दी हो, किसी ने दी हुई होनी चाहिए। लेकिन कोई चीज फ्री बट रही थी, वो खराब निकली। जैसे आपने देखा है कई बार कुछ सामान बटता है, फ्री में बटता रहता है, अब फ्री के चक्कर में आप उठा लाए और फ्री वाला माल आपको पता है खराब होता है। जब आप घर आके देखा वो खराब निकला, कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कंसिडरेशन हमने पे नहीं करी है। तो हाँ बेटा, अगर आपने हमसे प्रोडक्ट चुरा लिया, अब देखो प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपने हमसे प्रोडक्ट चुराया है तो आपके पास बिल नहीं होगा, और अगर बिल नहीं होगा तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। अभी हम लोग ने ऊपर देखो एक पॉइंट ये क्या पढ़ा था, डॉक्यूमेंट्स इफ एनी सपोर्ट ऑफ एलिगेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? होते हैं, हम लेते नहीं है। बिल किस चीज का नहीं होता? आप 1 रुपए की टॉफी खरीदो, यू हैव अ राइट टू टेक बिल। नहीं होते हैं, ये हम लोग ने खुद बनाया है। आप खुद सोच के देखो ना, ऐसा थोड़ी हो सकता कि 100 रुपए की चीज है तो बिल देंगे, 1 रुपए की चीज में बिल नहीं देंगे। लॉ क्या कहता है? बिल होता है हर चीज का, हम लेते नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों? क्योंकि हम लोग 1 रुपए की टॉफी का कंप्लेन भी नहीं करेंगे। लॉ इज समथिंग डिफरेंट एंड प्रैक्टिकल लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। हमने आपसे कहा हमने 1 रुपए की टॉफी खरीदी, आपने 1 रुपए की टॉफी खरीदी, खराब निकल आई, कंज्यूमर कोर्ट चले जाते हो, थूक देते हो और क्या करते हो? फिर अगली बार वो टॉफी नहीं लेते हो, यही तो करते हो। कितनी बार जिंदगी में आपने ऐसा किया है? कंप्लेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है 1 रुपए की टॉफी के चक्कर में खर्चा कितना हो जाएगा कंज्यूमर कोर्ट में जाने का। चलो 1 रुपए की टॉफी भी छोड़ो, इवन इफ आपने 500 रुपए का सामान खरीदा है, हम तो भी कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाते। कितने लोग हमारे देश में कंज्यूमर कोर्ट चले ही जाते हैं, और कितने लोगों के प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलते हैं? डिफेक्टिव सबके निकलते हैं। हम लोग ने, हमने फर्स्ट टर्न पे भी बताया था, हम लोग की आदत क्या, हम लोग कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाते, हम लोग गाली दे देते उसको। दुकान वाले को तो गाली दे दी, अगली बार से इसके से कुछ नहीं लेंगे, आगे चले गए। यही तो करते हैं। कितनी बार होता है हम लोग ईटेबल आइटम खरीदते, मिठाई खरीदी, कुछ खरीदी, फ्रेश नहीं निकली, घर आके पता चलता है फ्रेश नहीं, कंज्यूमर कोर्ट चले जाते, कोई नहीं जाता कंज्यूमर कोर्ट। सो प्रैक्टिकली व्हाट वी डू इज दैट वी थ्रो इट, ठीक है, वी गिव गाली एंड देन वी मूव ऑन। हम अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं कि अगली बार इसके ऐसे नहीं लेंगे, ठीक है। बट लॉ क्या कहता है आपको क्या करना चाहिए? लॉ ये थोड़ी ना कह रहा है कि कंसिडरेशन 1 रुपए की हो या 100 रुपए की हो। लॉ तो कहता है अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला है, कितनी भी कंसिडरेशन क्यों ना हो, यू हैव अ राइट टू गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। नाउ इवन इफ वो टॉफी 1 रुपए की थी, तो लॉ तो ये कहता है आपको बिल लेना चाहिए, लेकिन हम लोग के दिमाग में ये है कि हम लोग बिल नहीं लेते। अच्छा, दुकान वाला डरा भी देता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, और उसने कहा 10 रुपए का है, आपने कहा बिल दे दो, 15 पड़ेंगे, आप कहते रहने दो। यही तो करते हम लोग, रहने दो, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। जैसे ही वो बोलता है कि बिल लगेगा तो 12 रुपए लगाएंगे, हम 2 रुपए एक्स्ट्रा लगा देंगे, रहने दो रहने, कोई बात नहीं, बिल की क्या जरूरत। सो दिस इज हाउ द सोसाइटी इज मेड। हम खुद ही विड्रॉ हो जाते हैं। अगर हम कहें कि हमने 1 रुपए की टॉफी खरीदी, आपको बिल देना पड़ेगा, ही कैन नॉट डिनाई लीगली वो डिनाई नहीं, क्योंकि बिल ना देने का मतलब बताओ क्या हुआ? टैक्स की चोरी करना। वो ये कैसे कह सकता है हम बिल नहीं देंगे? इवन इफ 1 रुपए का सामान आपने परचेज किया है, वो बिल देगा, ठीक है, लेकिन हम मांगते नहीं है, वो देते नहीं है, और वो सब उनके में कभी अकाउंट नहीं होते, थिंग्स आर नॉट अकाउंटेबल, ओके। लेकिन अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जा रहे हैं, अब लीगल एस्पेक्ट समझो। आप 1 रुपए की टॉफी के लिए चले गए, आपने कहा हमने जो वो पढ़ी है ECIPR, हम चैप्टर पढ़ा है कंज्यूमर है, हम लॉ के स्टूडेंट, हम कैसे नहीं कंप्लेन करेंगे? बात 1 रुपए की थोड़ी, बात है हमारे लॉ के स्टूडेंट होने की। आप चले गए कोर्ट, अब कोर्ट एज अ डॉक्यूमेंट सबसे पहले ये मांगेगा, दुकान वाले कहेगा इन्होंने ये टॉफी हमारे से खरीदी नहीं, ठीक है, आप कहेंगे नहीं इन्हीं क्या से खरीदी है, कोर्ट कहेगा बिल दिखा दो, खत्म बात। यहाँ पे बिल हमने लिया ही नहीं, 1 रुपए का बिल कौन ले? सो दिस इज हाउ लीगली थिंग्स गो। तो अगर हमें कंप्लेन करनी होती है तो हम लोग इसीलिए तो जो बड़े बड़े आइटम्स होते हैं उसी की, अब आपने कोई 35,000 का फोन खरीदा, उसमें आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं और इसलिए आप उसका बिल भी लेते हैं। ये हम लोग को पता नहीं होता, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा सिस्टम है। छोटी चीजों के लिए हम कोर्ट कचहरी कहाँ जाएंगे, इसलिए हम बिल भी छोड़ देते हैं, छोड़ो हटाओ। बट लीगल सिस्टम के हिसाब से आप चले तो इवन इफ द थिंग इज ऑफ 1 रुपी, यू हैव अ राइट टू टेक बिल, और वही बिल फिर आपका डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज होगा जब आप कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई चीज फ्री में खरीदी है तो क्या बिल मिलता है? फ्री में किस बात का बिल?
और अगर फ्री है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? तो देखो, ही बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, सबसे पहला एस्पेक्ट हो गया कंसिडरेशन होनी चाहिए, विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड। अब अच्छा एक बात बताइए, हमने उधार पे माल खरीदा, देखो जितने हम लोग एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं उनके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉ को हमेशा प्रैक्टिकली पढ़ा करो, ठीक है। नाउ हमने उधार पे माल खरीदा, आप मेरी शॉप से एसी लेके चले गए और आपने कहा हम उधार पे लेके जा रहे हैं, हम इसकी पेमेंट 2 महीने बाद करेंगे, ठीक है। पहले ही महीने वो एसी डिफेक्टिव निकल आया, क्या आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं? बताइए, आपने मेरी दुकान से एसी खरीदा, जान पहचान की दुकान थी, तो आपने कहा भैया पैसे अभी नहीं है, 2 महीने बाद देंगे, पहले ही महीने आपने एसी अपने घर पे लगाई और उसमें डिफेक्ट हो गई, कैन यू गो टू द कंज्यूमर कोर्ट? बताओ, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं? डॉक्यूमेंट तो चलो बाद में बात आएगी। हाँ, क्या ये कंसिडरेशन फ्री है? नो। कह रहे कंसिडरेशन चाहे पेड हो चाहे प्रोमिस्ड हो। अब देखो, जब ये केस आया, कैसे आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपका यूज कैसे आएगा? ये केस आपके सामने आया कि भैया इन्होंने हमारी दुकान से एसी खरीदा था, पैसे अभी नहीं दिए और एसी इनका खराब हो गया है, अब ये कंज्यूमर कोर्ट जा रहे हैं, अब ये मैटर आपके पास आया एज अ सीएस, आप कहेंगे रुको, इसके लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कंज्यूमर हुआ कि नहीं हुआ, अगर उधार पे लेके जा रहा है, वो कंज्यूमर है कि नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन देख ले जा करके। अब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डेफिनेशन में आए और ढूंढिए कौन सी लाइन से आपको समझ में आएगा इसका आंसर। कह रहे हैं, लिखा है बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड। अब एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपने कहा कि भैया कंज्यूमर की डेफिनेशन में एक शब्द लिखा है कंसिडरेशन, चाहे पेड हो चाहे प्रोमिस्ड हो। इस केस में कंसिडरेशन प्रोमिस्ड थी, उसने अभी दिया नहीं है लेकिन उसने प्रॉमिस किया है, भले ही उसने प्रॉमिस किया हो, ठीक है, तो भी वो कंज्यूमर माना जाएगा, और अगर वो कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केस फाइल कर सकता है। दिस इज हाउ जजमेंट्स आर बीइंग मेड। आपको समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली आपको लाइफ में यही करना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, और इसीलिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन सुनिएगा, यू परचेज्ड अगेन एसी ले लेते हैं, आपने मेरी दुकान से एक एसी परचेज किया इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, यू हैव मेड द डाउन पेमेंट, ठीक है, and the remaining amount was to be made in monthly installments of let's say 5,000 for a period of 5 years, ठीक है। अब वो जो एसी था वो डिफेक्टिव निकल आया and you want to file a complaint as a consumer, okay, the shopkeeper made a contention that you will not be considered as a consumer and therefore you cannot file a case as a consumer under Consumer Protection Act. Whether the contention made by the shopkeeper is justified, yes or no? कैसे आंसर दिया आपने? प्रोसेस वाइज चलो, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन देखेंगे। कंज्यूमर की डेफिनेशन में बताओ कौन सी लाइन दिखी? हाँ, ये वाली लाइन। कह रहे हैं अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट समझ गए? पेमेंट डेफर्ड कर दी। सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी कि चाहे आपने पैसा दे दिया हो या आपने पैसा देने का वादा किया हो या आपने आधा पैसा दे दिया हो आधा बाद में देंगे या आपने इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पैसा दिया हो, पैसे देने की बात है अगर, तो आप कंज्यूमर मान लिए जाएंगे अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्लियर हो गई बात? ठीक है, और यही अगर क्वेश्चन होता, मिस्टर ए परचेज सम गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द शॉपकीपर, द गुड्स टर्न्ड आउट टू बी डिफेक्टिव, whether he can file a suit under Consumer Protection Act? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब नहीं कर सकते क्योंकि कंसिडरेशन नहीं था। अब इसी क्वेश्चन में समझो, मिस्टर ए परचेज सम गुड्स, ठीक है, या मिस्टर ए परचेज सम गुड्स फ्रॉम अ शॉपकीपर, द शॉपकीपर डिड सम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विद द कस्टमर, द कस्टमर वांटेड टू फाइल अ सूट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जब ये क्वेश्चन आएगा ना, पहले तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता? लोग कंफ्यूज हो गए, इसीलिए क्वेश्चन रखा था हमने। आपसे पूछा मिस्टर ए परचेज सम गुड्स, ठीक है, फ्रॉम द शॉपकीपर फ्री ऑफ कॉस्ट, द शॉपकीपर डिड सम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या ही चार्ज, नहीं चार्ज कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट लिया, ही डिड सम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विद द शॉपकीपर,
ठीक है, या द गुड्स वर hazardous in nature and safety standards were not being given. Okay, now can the consumer file a case under Consumer Protection Act? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हम क्वेश्चन सोच रहे हिंदी में बोले तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, पता नहीं क्या इंग्लिश में बोल जाती है। एक कस्टमर ने एक दुकान वाले से कोई केमिकल खरीदा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मतलब इट वाज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। उस केमिकल पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे, शॉपकीपर ने वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड नहीं करे, जिसकी वजह से उस कस्टमर को कुछ इंजरीज हो गए। नाउ द कस्टमर वांट्स टू फाइल अ सूट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, whether the action taken by consumer will be justified. कंज्यूमर केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू से कर सकता है? इसे लड़ाई होती है लॉ में तो बड़ी मजा आती है हमको। कर सकता है? हाँ तो उठाओ सही से, मुंह से नहीं काम चलेगा। ओके, क्यों कर सकता है? हाँ ओके, कह रहे सेफ्टी की बात थी भाई, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और हम लोग ने ऊपर डेफिनेशन में भी तो पढ़ा था, है ना? ओके, कितने लोग कह रहे नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? ओके, ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है तो वो कंज्यूमर नहीं है, और अगर वो कंज्यूमर नहीं है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केस नहीं कर सकता। अब हाँ सीख दे, केस लड़ो अपना। ओके, ये कह रही है आपके काबिल दोस्त कह रहे हैं कि नुकसान तो हुआ, उसको इंजरी हो गई। वो कह रहे हैं एक्ट देखें, कानून अंधा है, ऐसा उसको जो इंजरी हुई फिर उसका कुछ नहीं होगा। हाँ, अब समझ में आया? इसी क्वेश्चन का आगे लिखा होगा व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू हिम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर वो केस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ सिविल कोर्ट में वो केस कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये लॉ का डिफरेंस समझ में आया? केस कर रहा है वो, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं कर सकता क्योंकि वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। अब क्योंकि उसका नुकसान हुआ है तो वो फ्रॉड का या जो भी लापरवाही का केस कर दे नॉर्मल सिविल कोर्ट में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से लगा लो, ठीक है। बट अगेन ज्यादा सजा तब मिलेगी जब नॉर्मल सिविल कोर्ट में चले जाओ कि भैया इनकी वजह से हमें नुकसान हो गया, इंजरी हो गई हमको, ठीक है, टॉर्ट्स में जा सकता है, टॉर्ट्स में जा सकता है, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएगा। हाँ बेटा बताओ, प्रूफ कैसे करेगा कि इंस्ट्रक्शंस दिए कि नहीं दिए हैं? इसीलिए आपको पता है, इसीलिए जो ये दिए जाते हैं ना सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, ये लिख के दिए जाते हैं। नॉर्मली दुकान वाले ने अगर मान लो बोल दिया कि भैया संभाल के लेके जाना, बोलने से फर्क ही क्या पड़ता है। इसीलिए आप देखो जितने भी ऐसी चीजें होती है उसके अंदर मैनुअल होगा या उसके ऊपर जो पर्चा चिपका होता है ना बॉटल के ऊपर, उसमें लिखा होता है, कम से कम प्रूफ तो हो। ओके, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग। हाँ, अब देखो यही केसेस में होता है, कितने पॉइंट छूटते हैं। दिस इज लॉ की ब्यूटी ही यही है। अब वो कह रहे हैं कि मान लो हमने तो बॉटल में वो लेबल चिपका के दिया था, उसने हटा दिया, और जब उसने कोर्ट में कंप्लेन करी तो फिर उसने कहा कि देखिए हमारी बॉटल में तो लगा ही नहीं था। ये बात अब वकीलों पे आ गई बेटा, अब लॉ के परे निकल गई, जिसका वकील जो प्रूफ कर ले जाए। ओके, हम आपको हमेशा ये कहते हैं लॉ में कौन जीतता है। देखो कोर्ट में दोनों पार्टी सच बोलती है, जिसका सच ज्यादा सही होता है वो जीतता है, और किसका सच ज्यादा सही होता है? जिसका वकील दमदार होता है। इट्स सिंपल, कानून तो अंधा है। हाँ बिल्कुल। अब देखो जैसे हम लोगों ने सर्विसेज वाली बात करी थी, ब्यूटी पार्लर वाली सर्विसेज की, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो कस्टमर है वो कह रहा है कि हमको नहीं पता, इन्होंने हमको कुछ बताया नहीं और क्रीम लगा दी, वो ये प्रूफ करेगा, ठीक है। और ब्यूटी पार्लर वाला क्या प्रूफ करेगा? कि हमने इनको बताया था इससे होगा, ठीक है, तब भी इन्होंने कर दिया। अब ये दोनों का कंटेंशन था, अब बात ओवर टू द लॉयर्स हो गई, ठीक है, कौन प्रूव कर ले जाएगा। ओके, नॉर्मली इस बात को इतनी वेटेज नहीं दी जाएगी कि हमने इनको बताया था। बताया से कोई ओरल एविडेंस को हम लोग नॉर्मली कम वेटेज देते हैं। लॉ तो कहता है ओरल एविडेंस इज एविडेंस, बट वेटेज कम दी जाती है क्योंकि ओरल स्टेटमेंट को डिनाई किया जा सकता है। आपने बताया था, जो सुन रहा है वो क्या कहेगा, इन्होंने हमको बताया नहीं था, हम तो ईयरफोन लगाए थे, ठीक है। ये लड़ाई कहाँ आ गई? अब ये लॉ की लड़ाई थोड़ी हुई, हमें बताया था कि नहीं बताया था, प्रोडक्ट में सेफ्टी इंस्ट्रक्शन था कि, ये लॉ की लड़ाई है ही नहीं, ये सबूत और गवाह की लड़ाई है जो एविडेंस एक्ट में कवर हो जाती है। ओके, ये जेआईजीएल में एक चैप्टर है इंडियन एविडेंस है, ये वहां कवर हो जाता है।
लॉ तो सिर्फ यहां तक है कि अगर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए थे तो ठीक है, नहीं दिए थे तो कंप्लेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट था तो कंज्यूमर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था तो कंज्यूमर है। लॉ यहां तक है। अगर लॉ में सब कुछ क्लियर होता, ठीक है, तो आपको पता है दुनिया में कोई केस ही ना होता, कोई कोर्ट की जरूरत ही ना पड़ती, लॉ में लिखा है पढ़ के आंसर कर लो। लेकिन कोर्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लॉ के बियॉन्ड लड़ाई पहुंचती है। फाइन, खून करने की सजा फांसी है, इस पे लड़ाई थोड़ी होती है। क्या कोर्ट में ये प्रूफ किया जाता है? कोर्ट में प्रूफ क्या किया जाता है कि इसने खून किया है, ये डिस्प्यूटेबल फैक्ट है। दिस इज नॉट डिस्प्यूटेबल कि खून करने फांसी हो, तो सभी को पता है, लेकिन इसने खून किया है कि नहीं किया है। अब वो कह रहे हैं, एक पर्सन कह रहे नहीं इसी ने खून किया, दूसरा कह रहे नहीं नहीं हम तो खाली खड़े थे, वो मारने आ रहे थे, हमने बचाव करने के लिए गोली चला दी, जो प्रूफ कर ले जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये लड़ाई कोर्ट में चलती है। फाइन, तो हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसमें हमने आपसे कहा था उसने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। अगर उसने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है तो वो कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर नहीं है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस नहीं कर सकता। और इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क पहले ये लिखा होगा वेदर द कंटेंशन इज जस्टिफाइड, और क्वेश्चन मार्क लगा के लिखा होगा व्हाट आर द अदर रेमेडीज अवेलेबल। ये दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के। अब व्हाट आर द अदर रेमेडीज अवेलेबल में वो यही आपसे पूछ रहा है कि ऑल्दो ही कैन फाइल अ सिविल सूट एंड क्लेम डैमेजेस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है एक एक डेफिनेशन में कितने पॉइंट्स छिपे हुए हैं। ओके, कंसिडरेशन में होना चाहिए, चाहे पेड हो या प्रोमिस्ड हो, पार्टली पेड हो या पार्टली प्रोमिस्ड हो, या डेफर्ड सिस्टम के हिसाब से हो, एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। अब ये पॉइंट देखो, हमने आपसे कहा था हमने चॉकलेट खरीदी और आपने कंज्यूम करी, यानी आपने यूज करी, तो बताइए जिसने चॉकलेट यूज करी है वो कंज्यूमर हुआ कि नहीं हुआ? यस, क्योंकि कह रहे हैं जिसने परचेज किया है वो भी मान लिया जाएगा, एंड इंक्लूड्स द यूजर ऑफ सच गुड्स, जिसने यूज किया है वो भी मान लिया जाएगा। क्लियर? ओके, इसी में आगे मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बट डज नॉट इंक्लूड, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये तो था कौन कौन इंक्लूडेड है, बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन who obtains such goods for resale or for any commercial purpose। होलसेलर ने गुड्स दिए रिटेलर को, ठीक है, और रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर को। रिटेलर के पास जो गुड्स रखे हैं अगर वो डिफेक्टिव निकल आए, क्या रिटेलर कंप्लेन कर सकता है? क्यों? होलसेलर ने चॉकलेट्स भिजवाई रिटेलर के पास, ठीक है, वो चॉकलेट्स डिफेक्टिव थी, क्या रिटेलर कंप्लेन कर सकता है? क्या रिटेलर बैठ के खा रहा था? नो, कह रहे हैं रिटेलर वाज नॉट द कंज्यूमर। कह रहे हैं जिसने कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। अगेन, अगर मान लो अनफेयर प्रैक्टिस, फिर वही क्वेश्चन आता है, समझना। मान लो एक था होलसेलर, ठीक है, और एक था हमारा रिटेलर, और एक कौन था? कंज्यूमर। सबको ये चेन पता है, ठीक है। होलसेलर ने कोई भी एक आइटम ले लो, पेन्स थे, उस पेन की कॉस्टिंग थी जो एमआरपी लिखी थी, लेट से 10 रुपीज लिखी थी, लेकिन उसने रिटेलर को 15 रुपए के भाव के हिसाब से सेल करी। ओके फाइन, रिटेलर ने वो गुड्स खरीद लिए। बाद में जब रिटेलर को पता चला कि भाई इसकी एमआरपी तो 10 रुपए, उन्होंने हमको 15 रुपए के हिसाब से बेचा, तो उन्होंने ये कहा क्योंकि ही हैज सोल्ड द गुड्स इन एक्सेस ऑफ द प्राइस, देयरफॉर आई कैन फाइल अ केस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेदर द कंटेंशन ऑफ रिटेलर इज जस्टिफाइड। दो पॉइंट्स हिट हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? पहली बात तो ये, क्या ये कंप्लेंट है? कंप्लेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सेस प्राइस, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, कह रहे एमआरपी से बढ़ा के अगर आप बेच रहे हो तो वो कंप्लेंट का एक पॉइंट माना जाता है, उस हिसाब से ये कंप्लेंट तो है। लेकिन रिटेलर इज नॉट अ कंज्यूमर, रिटेलर कंज्यूमर नहीं है क्योंकि रिटेलर कमर्शियल पर्पस के लिए परचेज कर रहा है। अब क्या किया जाए? हाँ, रिटेलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केस नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली ही कैन फाइल अ सूट अंडर अदर एक्ट। इसमें जो अदर एक्ट लगता है वो हम आपको बता दें, कॉम्पिटिशन एक्ट लगता है, वो भी पढ़ेंगे, वो भी आपके कोर्स में है, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट के हिसाब से वो केस करता है। फाइन, तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा सारी चीजें। अब इस केस में ये कंप्लेंट तो है, लेकिन ये भाई साहब कंज्यूमर नहीं है, और क्योंकि ये कंज्यूमर नहीं है इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का काम खत्म। ओके, बट यस ही कैन फाइल अ सूट अंडर अदर एक्ट्स। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये कह रहे जो, हाँ बेटा, नहीं,
नहीं, हम आपको बता रहे हैं। जैसे क्या होता है, इवन कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, मान लो उसमें एमआरपी लिखी है 10 रुपए और कई बार वो आपको 11 रुपए के देते हैं, तो आप उससे पूछते भैया मिलती तो 10 की है, आप 11 क्यों दे रहे हो? तो पता है क्या बोलते कि तो फ्रिज के चार्ज है, फ्रिज है, बिजली है, ये सब इंक्लूडेड होता है उसमें। वो फ्रिज उन्हीं ने दिया होता है, जो फ्रिज उनको मिलता है वो फ्रिज उन्हीं कंपनी वालों का ही होता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आप बोल रहे हो, तो क्या 10 रुपए में उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा? आयु, उनको थोड़ी 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पड़ती है, वो तो पूरा क्रेट खरीदते हैं। ये पागल बनाने की बात होती है। बट हम लोग को प्यास इतनी लगी होती है कि चलो 1 रुपए के लिए कौन लड़ाई करे, लाओ दो। दे कैन नॉट सेल, ठीक है। अब वही बात आती है ना, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है, वो 11 की बेच रहा है, तुम ना लो, कंज्यूमर कोर्ट चले जाओ। आप कहोगे लो इतनी गर्मी, एक तो हमें कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, कंज्यूमर कोर्ट कौन जाए, 1 ही रुपए की तो बात है, दे दिया। कंज्यूमर्स आर ऑलवेज एट द सैक्रिफाइसिंग एंड, हम लोग हमेशा सैक्रिफाइस कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए, जो भी हम लोग, आप ये मॉल्स या कहीं पे भी जाते हैं, वो जो बिलिंग करते हैं, आप कभी ध्यान नहीं देते हो, पैसे की जो अमाउंट होती है, दे आर ऑलवेज राउंडेड ऑफ। व्हाई डू दे राउंड ऑफ? क्यों राउंड ऑफ कर देते हैं? आपको पता है उनकी आधे से ज्यादा इनकम राउंड ऑफ से हो जाती है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल, बिल बनता है लेट से 500.56 ऐसा बिल बना, ठीक है, तो वो आपसे 501 लेगा। अंडर राउंड ऑफ कभी नहीं करते, हमेशा हाइयर राउंड ऑफ करते। उनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना होता है। आपके बिल में लिखी क्या आता है? पहली चीज तो हम लोग को आदत ही नहीं है बिल देखने की, भैया कितना हुआ, हम उसी जमाने में जी रहे हैं, भैया कितना हुआ, उसने बताया 501 रुपए। इवन जो घर पे आपके डिलीवरी करने आता है, हम लोग कितना हुआ भैया, कितने कितने पैसे दे दें, है ना, उसने कहा 501 रुपए, आपने 501 रुपए दे दिए। 501 में से 0.55, ठीक है, राउंड ऑफ था, 0.45 आपने एक्स्ट्रा उसको दिया है। अब आप कहेंगे 0.45 45 पैसे से होगा ही क्या? आपके 45 पैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके जैसे ना जाने कितने लोगों के 45 पैसे से उनकी कितने इनकम बन गई, विच इज नॉट एट ऑल अकाउंटेबल। आप समझ रहे हो? इतने इतने पॉइंट्स हम लोग छोड़ते हैं, बट प्रैक्टिकली आप देखो कि उस पैसे के लिए हम लोग लड़ भी नहीं सकते ना, ठीक है। उनके उनके एंड पे सोचो, वो बैग भी फ्री नहीं देते, बैग लेंगे क्या, है ना, एक टी शर्ट भी आप खरीदो, वो बैग लेंगे क्या, फिर आपको कितने रुपए का है ये भी पूछते हैं हम लोग। 20 रुपए को जरा सा पन्नी होती है, वो 20 रुपए का, हाँ 20 रुपए का बैग है, लगा दे। अच्छा, अगर हम लोग ये बोलते नहीं बैग नहीं लेंगे, इसमें अपने को शर्म भी आती है, पीछे 10 लोग खड़े, हम लोग इसमें नहीं बैग नहीं लेंगे, हम लोग और बेवकूफ है, हाँ हाँ दे दो, लूट लो, आराम से लूटो। तो आपको अट्रैक्ट करते हैं क्या कहेंगे, 50% ऑफ, और अंदर बैग भी आपको 20 रुपए का दे रहे हैं। जैसे मैकडी की स्ट्रेटजी क्या है, मैकडी अपना बर्गर कितने का, पहले तो 20 का था, अब 26 ऐसी कुछ पड़ता है ना, 26-30 रुपए का बर्गर होता है उनका, जो नॉर्मल मैकडी का बर्गर होता है। तो आपको क्या लगता है कंपनी प्रॉफिट 26 रुपए से कमाती है? कोई ऐसा इंसान आपने देखा है जो मैकडी जाके से बर्गर खा के आता हो? ये हमारे अंदर का क्वालिटी है, बर्गर खा रहे, कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए, और फिर फ्रेंच फ्राइज के साथ पूरा वो क्या कहते हो, मील मिल जाए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक उनके प्राइसेस क्या होते हैं, नोटिस किया है कभी आपने? वो 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक में, ठीक है, इतनी बर्फ डालते नीचे, ठीक है, और फिर भर देते हैं, और कितने की देते हैं, 60-70 रुपए की देते हैं। कॉस्टिंग समझ में है कहाँ निकल रही है? क्या कभी मैकडी ने ये कहा कि कोल्ड ड्रिंक हमारा की पॉइंट है, गेट बर्गर ओनली एट 26, ये अट्रैक्टिंग पॉइंट है। हाँ बर्गर है हमारा 26 रुपए का, बट तुम बर्गर खाओगे कहाँ, तुम्हारी तो आदत है, गला भी तो गीला करेंगे। हाँ, ये इंडियंस की हैबिट है, बर्गर लेने जा रहे, बर्गर थोड़ी, बर्गर के साथ कुछ चाहिए, कोल्ड कॉफी लगा लो, कोल्ड ड्रिंक लगा लो, और फिर फ्रेंच फ्राइज तो चाहिए चाहिए, वहां कमा लेते हैं। और अट्रैक्ट आपको क्या करके, पिज्जा का होता है ना, गेट पिज्जा इन जस्ट रुपीज कितना, वो मेनिया जो छोटा था 50 रुपए का, किसी का 50 रुपए का बिल बना आज तक डोमिनोज का? फिर गए तो आप यही देख के थे, 50 रुपए का मिल जाता है। दिस इज हाउ द कंपनीज अर्न, दिस इज वेरी सिंपल। तो हम लोग की हैबिट है ऐसा करने की, ओके। सो सिंपली कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब आप कह रहे हैं भूख भी लग रही है, ऊपर से ये बर्गर पिज्जा की बातें कर रही हैं, इनके ऊपर केस ठोक दो, है ना। सो बेसिकली आई वाज टेलिंग कि अगर हम कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स ले रहे हैं, रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो उसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। और सिमिलरली सेकेंड वाला पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, बस बताओ किसके लिए है, सर्विसेज। तो इसमें मार्क कर लो, सेम है, हायर्स एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, हम फ्री में सर्विस ले रहे हैं, क्या वो चार्जेबल होगी कि नहीं हो, मतलब क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होगा, नो। विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड, और लास्ट में लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल्स ऑफ सच सर्विस फॉर एनी
कमर्शियल पर्पस। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, बस नीचे वाला किसके लिए है, सर्विस के लिए। एनी डाउट क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, अब जैसे ऊपर लिखा था, देखो पर्सन वर्ड लिखा था ना इन्होंने, ये कंज्यूमर मींस एनी पर्सन। अब कह रहे पर्सन में कौन कौन आ जाएगा, इसकी भी डेफिनेशन लॉ देखो कितनी अंदर ही अंदर जा रही है। पर्सन में कौन कौन आ जाएगा, कह रहे इंडिविजुअल आ सकते हैं, फर्म आ जाएगी, HUF आ जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस वेदर रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कॉर्पोरेशन आ सकती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन सब लोगों को क्या माना जा सकता है, पर्सन। इसका मतलब ये कोई भी कंप्लेन फाइल कर सकता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर हो गई बात? ठीक है, फाइन। कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं अभी तक हम लोग ने, 3। पहली पढ़ी थी कंप्लेनेंट, दूसरी पढ़ी थी कंप्लेंट, और तीसरी पढ़ी है कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर के केस के ये सब देखो बहुत सारे केसेस हैं, ये पढ़ना नहीं, हम कराएंगे क्लास में। ठीक है, एज इट इज यही केसेस उठ के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आप मॉड्यूल अगर आपने कर लिया है अच्छे से तो आपका पेपर अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि हाँ ये तो वही था जो हमने पढ़ा हुआ था, प्रोवाइडेड आपने ढंग से पढ़ा हुआ हो तो। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इसके केस लॉस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ओके।